चलिए हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। आ जाएंगे, बीच में आते रहेंगे, ऐसे तो टाइम लगाएंगे आने में। हम क्यों लेट करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आज सारे करने पड़ेंगे हमें। तो चलिए देखते हैं। यह है, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं? पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं? तो ये होगा आपका तक्षशिला। सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। इसके बाद फतवाए झंडारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? फतवाए झंडारी किताब जहांदारी, फतवाए जहांदारी किसकी किताब है? बर्नी की। तो ये क्या कहता है? ये मुस्लिम जो शासक हैं उनको नसीहतें देता है कि आपको शासन कैसे करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में ये। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के कवि या कवियत्री हैं? निर्गुण के, ठीक है, यानी कि जो भगवान वगैरह में ऐसे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, निर्गुण के हैं। तो यहाँ पे आप कबीर को आंसर में रखेंगे, कबीर इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता है, रामाबाई इसके अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उन्होंने रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। हिमालय के अंदर अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई, ये भी बात ठीक है। राजद्रोह समिति की जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार किया, ये बात भी कहीं ना कहीं हद तक जो है, मतलब ये क्या था, राजद्रोह समिति, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? विवेकानंद का यह मत भी था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति या भौतिक विकास के रूप में नहीं मापा जा सकता, ये बात भी ठीक है। तो 1 2 4, तो हम कह सकते हैं ये 1 2 एंड 4, ये बातें इसकी ठीक है। इसके बाद तिलक के संदर्भ में हमें कुछ बातें बतानी है। देखिए, तिलक का यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया था कि तिलक अली बंधु जो हैं उनकी मुक्ति होनी चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी, ये भी बात ठीक है। तिलक ने पूना इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया था, नहीं, इन्होंने पूना इंग्लिश स्कूल की स्थापना कोई विरोध नहीं किया। तिलक ने लिखा कि स्वराज हमारी भविष्यगत समृद्धि की आधारशिला है, न कि चरमोत्कर्ष। मतलब कि हमारे भविष्य की समृद्धि के लिए हमारे लिए स्वराज चाहिए, ये नहीं है कि स्वराज अंतिम बिंदु है, नहीं, उससे ऊपर हम जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं ये कह रहा है कि उससे ऊपर भी जाया जा सकता है, लेकिन भविष्य की समृद्धि के लिए ये जरूरी है, ये आधारशिला तैयार करेगा हमारे लिए। तो यानी कि 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये आंसर हो गया। इसके बाद है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को देखना है आपको। सत्याग्रह में यहां तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि विरोधी को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। बात यह है भाई, सत्याग्रह के अंदर जो आपका विरोधी है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब बिल्कुल भी विचार नहीं है उसके अंदर कि आप कोई विरोधी है उसको आप नुकसान पहुंचाने का विचार जो है वो उसके अंदर हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कोई विचार नहीं इस तरीके का। निष्क्रिय यानी कि पैसिव विरोध, जो प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित रहता है। देखो, एक्टिव और पैसिव इसमें रहता है, कुछ हद तक रहता है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्टिव पैसिव की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर मिलेगा आपको। तो इसका मतलब हम मानेंगे दोनों बातें ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है कि सत्याग्रह के अंदर आप निष्क्रिय प्रतिरोध वाली बात को जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था। पेरियार क्या चाहते थे? कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे। ठीक है, जिसे उन्होंने जो है मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांतों के विरुद्ध पाया था। भाई वो सीधी सी बात क्यों चाहता था? क्योंकि उसने जो है जाति व्यवस्था को मानव सभ्यता के खिलाफ में और व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है उसके विरुद्ध है जाति व्यवस्था, तो इसलिए वो चाहते थे कि जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांतियां लोगों का वास्तविक एवं स्थायी कल्याण सुनिश्चित करती हैं। देखो, ये वायलेंस में विश्वास नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि हम ठीक ठाक तरीके से चलेंगे, इतना वायलेंस करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब इनका पूरा विश्वास था कि हिंसा के बिना अगर क्रांति होगी तो लोगों का वास्तविक और स्थायी कल्याण, यानी कि
रियल में उनका वेलफेयर होगा और वो परमानेंट रहेगा, वो टिका रहेगा। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे किताबों को आपको जोड़ना है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक और हु वर द सुधराज, ये बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई। ठीक है, ये 10th नंबर क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए, कहां पे किया गया था? ये जोहान्सबर्ग में किया हुआ था, नेटाल में, प्रिटोरिया में या पीटर्सबर्ग में? कहां पे हुआ था ये विरोध? तो महात्मा गांधी थे उस समय पे 1906 में, तो ये जोहान्सबर्ग में जो है ये विरोध हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित, देखो कई बार ना ये डेट पूछता है, तो सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी? कौन था वो व्यक्ति जिसने आत्मसम्मान मूवमेंट चला था? तो सब जानते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर ने ये मूवमेंट चला था। इसके बाद जो निम्नलिखित में से किसने विधि यानी कानूनों को 2 प्रकार का, शरीयत एवं जवाबित? सीधी सी बात है, जिया बारानी इसके बारे में बात करेंगे। तो जिया बारानी आप देख लीजिए, ये रहे जिया बारानी, ये बात करें। जिया बारानी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा जिया बारानी के बारे में। टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कि भाई टैगोर का जो फिलोसफी है उसके रिगार्डिंग कौन सी बातें जो है वो सही है? टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। टैगोर ये ट्रू फ्रीडम के लिए बात करते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि वो ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं, ट्रू फ्रीडम के बारे में जो है वो बात करते हैं। दूसरी बात कि टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे, कि शाश्वत सत्य होगा उसके अन्वेष, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने वाले बने ही ये। ठीक है, एडवोकेट बने हैं, तो ये भी बात ठीक है। इसके बाद जो है ये कि टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया, मतलब कि डाइवर्सिटी के अंदर जो है यूनिटी की बात की है, उसको मोटिवेट किया है, ये भी बात इनकी ठीक है। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का, ये तो बिल्कुल विरोध करता है, राष्ट्रवाद के तो बिल्कुल अगेंस्ट है ये यूनिवर्सलिज्म की बात करता है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो 1 2 3 ये दोनों बात, तीनों बातें ठीक है। इसके बाद चलते हैं, कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से? दंड नीति क्या थी उसकी? दंड नीति में क्या क्या चीजें दी जाएंगी, क्या क्या हो सकता है? देखिए, तो दंड नीति में इनके आएंगे अनर्जित अधिग्रहण, कि भाई आपने किसी को अधिग्रहित कर लिया है। अर्जित प्रस्तुतिकरण कर लिया है किसी को, ठीक है, प्रेजेंट हो गया है कोई चीज। राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना, नहीं, ये इसके नहीं आता है कि भाई दंड नीति में राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का जो प्रबंध है वो यहाँ पे किया जाएगा, ये नहीं आएगा, इसको हम हटा देते हैं। संरक्षित का संवर्धन, ये जो संरक्षण है आपका उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये ठीक है। संवर्धित का उचित वितरण, यानी कि जो आपके पास है उसको आप, जो आपने एक्वायर किया हुआ है उसको जो है आप उचित तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। 1 2 4 5, ये मैंने काट दिया, गलत काट दिया, ये 5 4 तो आएगा, ये तो ठीक बात है। तो संरक्षित का संवर्धन, ये 1 2 4 5, ये हम सारी बातें मान करके चलते हैं। ठीक है, 1 2 4 5। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामयिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। मतलब आर्थिक तौर पे सर्वोदय जो है ये किसके बारे में? जेपी नारायण के बारे में है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, तो इन्होंने सर्वोदय का कंसेप्ट दिया है। ये कहते हैं कि आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे जो है सर्वोदय की, जो सर्वोदय सिस्टम जो है वो देश के अंदर एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो वो स्थापित करने का प्रयास करता है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको गलत नहीं कह सकते। अब इसके बीच में क्योंकि लगा दीजिए, इसके बाद क्योंकि लगा दीजिए। ठीक है, अगर क्योंकि लगाएंगे तो पता चलेगा कि अगली स्टेटमेंट इसके साथ जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, आप समझेंगे फिर। ये बात तो ठीक हो गई। अब ये देखिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करता चाहते। देखो बात तो ये ठीक है कि भाई कृषि के जो क्रियाकलाप है उनको पहला स्थान देते हैं, लेकिन सर्वोदय व्यवस्था के मतलब कि इसके कारण, मतलब कि कृषि के कारण सर्वोदय व्यवस्था आर्थिक रूप में अच्छा काम करेगी, ये बात नहीं कहते हैं वो। ठीक है, लेकिन बात दोनों सही है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ए और बी दोनों ठीक हैं, ए और आर दोनों ठीक हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया है। नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने समाजवाद का प्रतिरूप जो यानी कि सोशलिज्म का उसने समर्थन किया है। क्यों?
दूसरा कथन क्या है, नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। देखो, ये सिटीजन जो हैं देश के, उनकी फ्रीडम के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध है, इसलिए ये जो है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को नकार देता है। दोनों बातें ठीक हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संकल्पनों को उनके आविर्भाव यानी कि उद्भव के क्रम में आपको लगाना है कि भाई कौन सा कब कैसे होता है। देखो, ये किस किस के हैं। संपूर्ण क्रांति कौन देता है? जयप्रकाश नारायण। उग्र मानववाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रेडिकल ह्यूमनिज्म, एम.एन. रॉय। सत्याग्रह कौन देता है? महात्मा गांधी। राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौन देता है? कौटिल्य। तो पहले कौन आएगा? तो कौटिल्य पहले आएंगे, उसके बाद महात्मा गांधी आएंगे, फिर मानवेंद्र नाथ राय आएंगे और एम.एन. रॉय, जो हम ये कह सकते हैं कि 2 4 3 1। सत्याग्रह पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। 2 4 3 1 ही होना चाहिए आंसर। ये 2 3 4 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हम ये सीधे से कहेंगे सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो महात्मा गांधी ने दिया है, और महात्मा गांधी एम.एन. रॉय से पहले आते हैं। रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट तो लगभग 1940 के करीब आता है, जबकि सत्याग्रह की जो बात है महात्मा गांधी बहुत पहले से कर चुके हैं सत्याग्रह के बारे में। तो इसलिए हम ये कहेंगे, आगे पीछे लिखे गए हैं थोड़े से, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ये आएगा, सप्तांग सिद्धांत आएगा 2, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि 4 नंबर सत्याग्रह किसने दिया? सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, सत्याग्रह कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया, तो ये आएगा 2 4 3 1, ऐसे आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए 2 4 3 1। इसको 4 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ में लिखा हुआ होगा। आगे चलिए, टैगोर और गांधी जी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। ये बात हो गई। टैगोर और गांधी जी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे, क्या ये बात सही है? ये बात तो ठीक है, दोनों शांति निकेतन में मिले। दूसरी बात, टैगोर और गांधी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे। देखो, दोनों में से एक ही ठीक होगा। अब कौन सी बात सही मानेंगे आप? गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे या शांति निकेतन में? तो शांति निकेतन इनका सही जवाब है कि वो पहली बार जो है शांति निकेतन में इनकी मुलाकात होती है, तो ये कांगड़ी में नहीं होती। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए हम कहेंगे पहला ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। भारत में गांधी जी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा था? बताइए आप। भारत में पहला आश्रम कौन सा खोलता है? कोचरब आश्रम खोलता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। इनकी डेट लिखनी है आप लोगों को, आपको होमवर्क ये रहेगा, इनके सामने इनकी डेट लिख लेनी है। फिनिक्स कब खोलता है, कोचरब कब खोलता है, वर्धा साबरमती कब खुलते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वर्णी से संबंधित नहीं है? फतवाए झंडारी है, तारीख फिरोज शाही है, ठीक है। जवाबी अकबरनामा तो उनसे है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अकबरनामा को हम यहाँ पे मान लेते हैं, जवाबी उनकी है, ठीक है। ये तीनों है, तो नोट कर लेना कि इसकी तीनों किताबें आ सकती हैं पेपर में। नेक्स्ट, पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन यानी कि शिक्षा गृह किस वर्ष खोला था? शारदा सदन तो 1889 में शारदा सदन की स्थापना हुई है। इसके बाद चलते हैं 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 6 ग्लोरियस ऑफ इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखो, ये किसने लिखी है किताब, ये पूछा गया है। तो वी.डी. सावरकर ने लिखी थी 1887 के बाद, 1857 के युद्ध के ऊपर लगभग ये कंक्लूजन करती है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये किताब लिखी गई है। इसके बाद चलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? एक निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब कि पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैसिव विरोध के अंदर जो है सत्याग्रह का समानार्थी है, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है। क्या ये बात ठीक है? कौन से सही है हमें ये बताना है। तो मुझे लगता है ये बात सही नहीं है, इसका समानार्थी नहीं हो सकता। दूसरी बात, निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता। निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो कभी भी शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता है, जबकि सत्याग्रह शारीरिक बल से भयभीत होता है। नहीं, ये भी बात मुझे थोड़ा सा ऑड फील हो रही है, नहीं लग रही है, ये बात भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये अपने व्यवहार में नकारात्मक दिखेगा निष्क्रिय प्रतिरोध, सत्याग्रह ये सकारात्मक दिखेगा, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है, कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों के लिए है। सत्याग्रह का अस्त्र कभी भी विरोधी
को आतंकित करना, आतंकित मतलब कि उसको वायलेट करना नहीं होता है, उसको नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों बातें ठीक है। ठीक है, तो ये सही है दोनों बात यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर भी है इसका, ये सी नंबर है ना आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो ये सीधी सी बात, ये अपने आप को अराजकतावादी बोलता है, ये अपने आप को अराजकतावादी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्री अरविंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अरविंदो घोष के संदर्भ में हमें बताना उसने कौन से कथन जो है वो उसके सही रहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्र राज्य सिद्धांत की व्याख्या करते बिल्कुल भी नहीं करते, नेशन स्टेट का तो विरोध करते हैं ये लोग। ठीक है, वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म के ऊपर जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षाओं एवं नैतिक अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। वे धार्मिक आकांक्षाएं और नैतिक अभिव्यक्ति है, ये बात भी ठीक है कि भाई हाँ, मतलब धार्मिक तौर पे उसको देखते हैं। ठीक है, चौथी बात की वे राष्ट्र को मात्र भौगोलिक सत्ता मानते नहीं, वो तो भारत माता कहते हैं, भौगोलिक सत्ता मानते ही नहीं है उसको, वो तो कहते हैं कि पूरी भारत माता है। ठीक है, और भारत माता कल्चरल नेशनलिज्म कभी भी जो है वो नेशन स्टेट की बात नहीं करता, और नेशन स्टेट हमेशा भौगोलिक तौर पर बात करता है। ठीक है, तो ये भौगोलिक बात नहीं करता, ये कहता है कि बहुत सारे कल्चर सब कुछ मिलकर के एक भारत माता बनती है, जिससे हम जो एक राष्ट्र बना सकते हैं। ठीक है, और इसी से आकांक्षाएं पैदा होती है, धार्मिक आकांक्षा और नैतिक जो है वो उसकी अभिव्यक्ति है राष्ट्रवाद, और इसीलिए इन्होंने हिंदुत्व की बात की है। उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा नहीं की। ठीक है, ये हो सकता है क्या, इसको हटाइए, राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा नहीं की हो, ये तो की है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी बात गलत हो गई। 2 और 3 ये दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये दे भी रखा आपका। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? स्वामी विवेकानंद के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात, 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे, ये बात भी ठीक है, धर्म संसद में वो गए थे, उन्होंने भाषण दिया था। वे कभी यूएसए नहीं गए, यूएसए नहीं गए होते तो शिकागो कैसे पहुंचते, गलत हो गई। वे कहते थे कि मनुष्य सभी पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि मनुष्य सभी पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है, कहते कि नहीं श्रेष्ठ तो है। आर्य समाज के संस्थापक सदस्य नहीं, ये भी नहीं है उनका। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 ये रहेंगे। कौन से परमहंस के शिष्य हैं और शिकागो में 1893 में धर्म संसद के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये किस किस की कॉन्सेप्ट है, लेखक और पुस्तक, ये किताबें लिखी हुई है। ठीक है, लेखक और पुस्तक उल्टा कर रखा है क्या, हिंदुत्व, ये पुस्तक यहाँ लिखनी है, लेखक यहाँ लिखना है। तो हिंदुत्व किसने लिखी, वीडी सावरकर ने। ठीक है, ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, जयप्रकाश नारायण। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, लोहिया। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अंबेडकर। इसको मिलान कर लेना है आपको, यानी कि आंसर क्या होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये आ जाएगा। ये जो पुस्तक लिखी है ना, इस पुस्तक को हटा करके यहाँ लिख लेना, और ये लेखक हटा करके यहाँ लिख देना। ठीक है, बस यही 2 चीजें शब्द चेंज करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 28 नंबर क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में लगाना है आपको, ये बताना है कि पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1920 के लगभग ये किताब आती है, ये पहले आती है। उसके बाद जो है आती है इनकी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923 में ये किताब इनकी आती है। और इसके बाद इनकी आती है एनालिसिस ऑफ कास्ट, 1936 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में। तो ये वाली किताबें हैं इनकी, ये आप लिख लेना, इसको तैयार कर लेना इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, ये आंसर हो गया 1 3 2 4। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 कथन दिए गए हैं। एकात्मक मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, ये आपका छूट गया था, ये दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये थिंकर नहीं, मैंने वैसे इसकी वो भेज रखी है पीपीटी बना करके, पीडीएफ है आपके पास इसकी, इसको करवाया नहीं था हमने। एकात्मक मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इससे संबंधित है क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकार किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदयहीन यंत्र के भाग के रूप में कुचल दिया गया, यानी कि इंडिविजुअलिज्म को उसने हटा दिया साम्यवाद ने। तो क्या ये इसके कारण हुआ था?
इसीलिए मतलब कि उन्होंने एकात्मक मानववाद जो है वो दीनदयाल से जाकर के जुड़ गया। ये बात ठीक हो सकती है क्या? मतलब बातें तो देखो, कथन तो दोनों ठीक हैं, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि एकात्मक मानववाद जो है वो दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। उसका कारण मतलब कि किसके कारण संबंधित है कि उसने साम्यवाद के अंदर हृदयहीनता को देखा, विषय मतलब कि व्यक्तिवाद को शामिल करने से देख नहीं कर पाया, वो उसको कुचल दे रहा है साम्यवाद, इसलिए जो है एकात्मक मानववाद दीनदयाल उपाध्याय ने अपना लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो उसका अलग ड्रम है। ठीक है, तो इसके आंसर होगा ये वाला बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स हीगल से सहमत थे? क्या थे सहमत? इतिहास द्वंद्ववादों की योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता। देखो ये बात तो ठीक है, ये यहीं से लेते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स इस बात से ठीक हुए। अब दूसरी यहीं पे पढ़ते हैं कि तो मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम है। बिल्कुल ये क्लियर बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि हीगल क्या कहते हैं? हीगल कहता है कि विचारों की जो स्थिति है उसके परिणाम है। जबकि मार्क्स कहते हैं कि इतिहास जो है वो भौतिक स्थितियों के परिणाम, और भौतिक स्थिति क्या? इकोनॉमिक कंडीशंस के परिणाम है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो पदार्थ एवं गति की अपार्थकता में विश्वास करता है। यानी कि द्वंद्वात्मक किसमें भी विश्वास करता है? पदार्थ जो है, जो मैटर जो है उसकी गति में, मतलब कि मोशन एंड मैटर, इसकी गति में विश्वास करता है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 31, कौटिल्य का राज्य मंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौटिल्य का राज्य मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य मंडल सिद्धांत याद कीजिए। तो राज्य का जो मंडल बना रहा है वो सिक्स फोल्ड पॉलिसी के तहत इस तरीके से जब घुमाता है चीजें चारों तरफ से, तो किस चीज की बात करता है कि विदेश नीति कैसी होगी, राज्य कैसा चलेगा, मंडल सिद्धांत। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, कौन सी बातें ठीक हैं, हमें ये बताना है। तो आप देखिए, उन्होंने पूर्ण व्यक्तिगत एवं नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी पर विश्वास किया कि कंप्लीट इंडिविजुअल की लिबर्टी और सिटीजन की फ्रीडम के ऊपर उसने बात की है। नहीं, ये तो नहीं करता, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता पूर्णतः गारंटी दे पाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा सहकारी कृषि के संचालन पर विश्वास किया, ये भी नहीं है कि ग्राम पंचायतें उसको होल्ड कर पाएंगी। थोड़ा सा उल्टा पढ़ रहे हैं, मतलब इसके हिसाब से पढ़ना है हमें तो। ठीक है, तो यानी कि कौन से कथन असत्य हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा गलत पढ़ रहे थे इसको, मुझे डाउट था इस बात पे थोड़ा सा। तो ये बात ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी स्वतंत्रता की गारंटी पे तो विश्वास करता ही है वो। दूसरा, ग्राम पंचायतों द्वारा जो सहकारी कृषि है उसको संचालित करने की बात करता है। सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन न्यास को निर्मित करना चाहता है, ये बात उनसे रिलेटेड नहीं है, ये दोनों उनसे जुड़ी हुई है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। 3 नंबर बात। इसके बाद उनका मानना था कि स्वराज केवल अधिकार नहीं है बल्कि धर्म है। नहीं, स्वराज कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इस बात पे वो विश्वास नहीं करते, ये बात भी यहाँ पे इनसे नहीं जुड़ती है। जेपी सर्वोदयी नेता थे, यानी कि सर्वोदय की बात करते, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। 1, 2 और 5 इसकी बातें ठीक है, 3 और 4 गलत हैं। तो इसने असत्य पूछा है, तो असत्य में हम बात करेंगे कि 3 और 4 इसके अंदर असत्य है, तो 3 और 4 असत्य है। देखो जैसे मैंने गड़बड़ की ना पढ़ने में, ऐसे मैं गलत कर देता क्वेश्चन को, ऐसे ही आप भी पेपर में इसी बात का ध्यान रखना कि पेपर में सत्य पूछा या असत्य पूछा। मैं तो जयप्रकाश से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, अब बल्कि पूछ रखा है इसने कि कौन से रिलेट नहीं होते हैं इससे, उस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद में के बारे में किसने चर्चा की है? तो सार्वभौमवाद की बात कौन करता है? सार्वभौमवाद यानी कि यूनिवर्सलिज्म की बात कौन करता है? तो यूनिवर्सलिज्म के ऊपर कौन बात कर रहा है? सीधी सी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ही बात कर रहे थे, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, रविंद्रनाथ टैगोर इस बारे में बात करते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो किसने और कब प्रारंभ किया था? तो पेरियार ने 1925 में, ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है। बी आर अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कि भाई इसका संबंध किससे, इनके जो ये आर्टिकल लिखा गया है ये किससे रिलेटेड है? तो इनका ये जो है भारत की जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है इनका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है हमें। ये देखिए, पहले को दूसरे के साथ मिलाना है। तो एकात्मक मानववाद किसका है? एकात्मक मानववाद बताना भाई, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय का। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की। उग्र मानववाद एम एन रॉय का। और आत्मसम्मान पेरियार का।
घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये 37 नंबर क्वेश्चन, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं बताइए। स्वामी है, अमात्य है, दोनों चीजें हैं। जनपद है, राष्ट्र है, मित्र हैं, ये भी चीजें हैं। दुर्ग है, कोष है, दंड है, ये भी है। अक्षय, अयामुखम, ये नहीं है, ये नहीं आते इसके सप्तांग सिद्धांत में। तो 2, तो 4 और 3 7 यहीं पे कर दिया हमने पूरे, तो इसका मतलब ये 7 हो गए। ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो भीमराव अंबेडकर ने कौन सी किताब नहीं लिखी है, तो इसमें देख लीजिए एक बार, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी की किताब है। वेटिंग फॉर वीजा, हाँ ये भीमराव अंबेडकर की है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये नहीं है, ये शायद दीनदयाल उपाध्याय इससे जुड़ी हुई होगी। एनालिसिस ऑफ कास्ट है, होवर सुधराज है, ये इससे जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब कौन सी होगी, 1 और 3 ये इससे नहीं जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की थी। अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो है विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता। विवेकानंद के अनुसार भारत की समस्याओं का समाधान निम्न में से किसे छोड़कर नहीं सुलझाया जा सकता। तो किस चीज को छोड़ना है जिसको नहीं सुलझाया जा सकता, मतलब कि किस चीज को नहीं छोड़ सकते कि अगर हमें देश का समाधान करना है, देश के अंदर समस्याओं का समाधान करना है, तो ये कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको नहीं छोड़ सकते, अगर उसको छोड़ दिया तो समाधान नहीं होगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि किस चीज को हमें साथ रखना है। तो ये बात करता है राष्ट्रवाद का जो सामाजिक आधार है उसका विस्तार करके। जब तक हम राष्ट्रवाद का समाज के अंदर विस्तार नहीं करेंगे तब तक हम जो है भारत की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ये किताब बताइए, ये पेपर में पूछी गई है पहले। कौटिल्य, तो कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी है, ये है LN रंगराजन नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। इसके बाद है अंत स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। ये निम्नलिखित में से किसने, किसका कथन है। मतलब उपनिवेशीकरण है कि अपने दिमाग से आपको उपनिवेश निकालना पड़ेगा। कॉलोनाइजेशन जो है वो अपने दिमाग से निकलना चाहिए पहले, तब आपको स्वतंत्रता मिल पाएगी। तो ये कथन किसका है, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये बात बोलते हैं कि आपको पहले ये गुलामी वाली बात जो है दिमाग से निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक समस्याओं का समाधान कर पाए। नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार जो किस पर आधारित था। उग्र राष्ट्रवाद की बात करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास करता है क्या वो, सांस्कृतिक बहुलवाद में तो विश्वास करता है, बिल्कुल करता है। स्व निर्धारण का अधिकार, ये भी बात कहता है कि हाँ हमें स्व निर्धारण का अधिकार होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषणवाद सार्वभौमवाद यानी कि यूनिवर्सलिज्म की बात करता है। ये तीनों बातें करता है ये, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद की बात नहीं करता। 2 3 4 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जयप्रकाश नारायण की टोटल रेवोल्यूशन की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। टोटल रेवोल्यूशन क्या है, टोटल रेवोल्यूशन के बारे में बताइए। तो देखिए, इसे प्रीजेंट डायरी के नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। ये उनकी प्रीजेंट डायरी थी, उसके अंदर ये विचार जो है मिलता है, ये ठीक बात है। दूसरा, इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक विभेद इत्यादि से बिखरी भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। ये भी बात ठीक है कि वे भारत के अंदर जो है जो भ्रष्टाचार फैल रहा था, जो सत्तावाद का उदय हो रहा था, कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो ज्यादा चल रहा था, फिर समाज में भेदभाव चल रहा था, विभेद हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसके कारण जो है भारत की जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जो है, भारत की राज्य व्यवस्था, उसके अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश, यानी कि लोकतंत्र को आधार बना करके एक नैतिक, एक मोरल सोसाइटी बनाने की बात हो रही थी। ठीक है, एक एथिकल सोसाइटी बनाने की बात हो रही, उसकी तलाश में जो संपूर्ण क्रांति की बात वो बात करता है। ठीक है, ये भी बात इनकी ठीक है। उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक केंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण, यानी कि क्या वो ये बात बोलता है कि पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये बात, इस बात का समर्थन करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 2 3 ये बातें इसकी ठीक हैं, ये बातें इसकी ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं, ए तो यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इन तीनों को मिला लीजिए, ठीक है। मैं वैसे देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं ये, और तो इसका मिलेगा आपको जैसे 4 नंबर दलित विजिन्स द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडियन आइडेंटिटीज। इसके सामने आप गैल ओम्वेट लिख लीजिए, ये गैल ओम्वेट की किताब है। और इसके बाद जो है ये वीरमणि, ये पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी, ये इनकी किताब है, ठीक है। और इसके बाद आता है एल वेलुस्वामी, ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किताब जो ये इनकी किताब है, एमडी गोपाल कृष्णन की पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस, ठीक है। तो इसके साथ हम ये जोड़ सकते हैं, एमडी गोपाल कृष्णन की किताब पेरियार द सोशल साइंटिस्ट के नाम से किताब है इनकी, नहीं, एन वेलुस्वामी की पेरियार द सोशल साइंटिस्ट, ये आप नोट कर सकते हैं, ये पेपर में आ सकती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका आरोही क्रम में लगाना है, गांधी के आंदोलन है, आप खुद देखिएगा कहाँ पे कौन से लगते हैं, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उसकी पॉलिटिकल जो फिलोसफी है उसके अंदर कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो पहली चीज तो आप देखिए कौन सी चीज नहीं है, कि अणु के रूप में मनुष्य का विचार, अणु यानी कि एक व्यक्ति जो है उसको अकेला छोड़ दीजिए, उसके रूप में उसका विचार जो है ये इनसे जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ये एक समुदाय की बात करते हैं, तो समूह के रूप में तो ये बात करेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, एकात्मक मानववाद की, लोकतांत्रिक शासन की। एक व्यक्ति को ऑटोनमस छोड़ना इनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी बात नहीं करते, तो ये इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये किसका कथन है, कौन कह सकता है ऐसी बात, याद करिए। ऐसे व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे, कि भाई इनके कानों में गला फाड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, सीधा लड़ाई करनी पड़ेगी इनसे, ठीक है। पेरियार ईवी रामास्वामी के पक्ष में, रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया है, किस चीज के पक्ष में वो तर्क देता है, क्या जाति आधारित समाज होना चाहिए, इस व्यवस्था के पक्ष में तर्क देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मनुष्य की गरिमा होनी चाहिए, इसके पक्ष में तर्क देगा, ये हो सकता देना चाहिए। वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए, ये भी मतलब इसके पक्ष में भी नहीं देगा। भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, इसके ऊपर भी पक्ष में नहीं देगा, क्योंकि ये तमिल है, तो तेलुगु भाषा की बात करेगा। तो मनुष्य की गरिमा, इसके पक्ष में ये तर्क देता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है। राजा राम मोहन राय का क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से जोड़ करके इसको निकाल करके ले आते हैं कई बार, ठीक है। तो उपनिषदों से प्रभावित थे, बिल्कुल ठीक बात है। वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक। एकेश्वरवाद मन की भगवान है या नहीं, इस बात में था थोड़ा सा डाउट, लेकिन वो भगवान को थोड़ा सा मानते हैं, तो इसलिए इस बात को भी हम कह सकते हैं, बात ठीक है। नास्तिक थे, बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, ये ठीक है, ये ठीक है। तो 1 2 4 1 2 4 ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में नहीं है, कि भाई बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड जो है कौन सा नहीं है, कौन सा सही है, उनसे संबंधित संबंध में कौन से सही है। भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की कल्पना की, ये भी बात ठीक है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो। दूसरा, वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, यथार्थवादी भी था और एक अनस्टेबल नेशनलिस्ट भी है, ये बात भी इनकी ठीक है। इसके बाद उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी, यानी कि वो कहता है कि पहले सामाजिक सुधार नहीं, राजनीतिक सुधार होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी। तिलक के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है, कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है आपकी और आपके जो अधिकार हैं उनको आप डायरेक्ट एक्शन के थ्रू जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बात इनकी ठीक है। तो 1 2 3 4 सारी बातें ठीक हो गई ये तो। नेक्स्ट चलते हैं, अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं। अरविंदो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को मानते हैं। किस रूप में मानते हैं, तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के रूप में मानते हैं, तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अवयवी के रूप में राष्ट्र, अवयव के रूप में,
यानी कि नेशनलिस्ट हैं तो कल्चरल के तौर पे देख रहे हैं, यही बात ठीक है। धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, ये बात जो है, धार्मिक लालसा यानी कि धर्म के आधार पर राष्ट्र, नैतिक दृष्टिकोण, ये भी बात इनकी। भौगोलिक इकाई के रूप में बिल्कुल नहीं देखते, इसको तो बिल्कुल नकार देते हैं अरविंदो घोष। ठीक है, तो 1 2 3 हम देख लेते हैं, ये रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से ये मिलान करने बिल्कुल आराम से। पतवाए झंडारी जो है ये जिया बरानी की है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारी आप मिलान करके देखिए। ठीक है, 55, तो आप मिलान करके देखिए एक बार। ए के साथ कौन सा जुड़ गया, 3 जुड़ गया, जिया बारानी जुड़ गया। ठीक है, जस्ट एक सेकंड रुकिए। ठीक है, और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट की बात बी आर अम्बेडकर ने की है, ये भी जुड़ गया। 3 और 4, इंडिया इंडिपेंडेंट, तो ये 4 बैटलहाइम, एम एन रॉय की द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये इनके द्वारा लिखी गई किताब थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, इनको देख लेना कौन से मिलेंगे। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम, आगे बढ़ते क्रम में लगाना है, तो इनको आप खुद लगाएंगे, इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है, किसने कहा था? ये तो कौटिल्य जी कर सकते हैं ऐसा काम, कौटिल्य ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो कौटिल्य का नाम यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट जो है, इसमें फिर से देखिए गीतांजलि, ये आपको ना ये याद करनी पड़ेगी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं किसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपस में सारी की सारी आपको मिलान करनी है। तो मैं बता देता हूं, एक बार आपको देख लीजिए एक बार। गीतांजलि किसके साथ बात करती है? गीतांजलि जो है वो बात करती ईश्वर के प्रति समर्पण को। ठीक है, इसके बाद जो है गोरा किसकी बात करती है? गोरा में औपनिवेशिक शासन की बात की गई है, विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, साधना में किसकी बात की गई है? साधना में किया गया जीवन का बोध है। और घर बैर में द होम एंड द वर्ल्ड, ये आएगा आपके स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे जोड़ लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कट्टर विरोधी कौन है? बी आर अम्बेडकर, नोट कर लेना। श्री ईवी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित किस दल में सम्मिलित हुए थे? रामास्वामी सबसे पहले कहां पे गए थे? तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। सबसे पहले कहां शामिल हुए थे? कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किससे जुड़ा हुआ? वीडी सावरकर से जुड़ा हुआ, सबको पता है इस बारे में। तो इसके बाद चलते हैं, जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों का गठन किया था? जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। ठीक है, और इसके बाद जो है इन्होंने एक और बनाई थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो भूदान आंदोलन जो है वो, भूदान आंदोलन पार्टी तो बनी नहीं थी, लेकिन भूदान आंदोलन किसने चलाया था? ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो 1 और 3 ये याद रख लेना है, ये रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथन पंडित रामाबाई के संबंध में सत्य है। पंडिता रामाबाई के बारे में कौन सी बातें सही हैं? वे हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी, बिल्कुल भी नहीं थी, विरोध करती थी। वे भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी, ये बिल्कुल ठीक बात है। द हाई कास्ट हिंदू वीमन इसकी लेखिका है, ये भी बात ठीक है। वे ईसाई धर्म विरोधी हैं, ये भी बात गलत है, यानी कि 2 और 3 ये बातें ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, देखिए। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम एन रॉय गलत और अपूर्ण मानते हैं। मतलब कि मार्क्स ने जो इतिहास की व्याख्या की है उसको एम एन रॉय ने गलत माना है और उसको पूर्ण नहीं माना है। दूसरा उसका कथन दिया गया है, ये यहाँ पे पता नहीं क्या ट्रांसलेशन होकर के आ गया आपका। ठीक है, एम एन रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम मान सकते हैं इस बात को। तो यानी कि 1 और 2 दोनों बातें ठीक हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अदाना सूत्र किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से। ठीक है, बौद्ध फिलोसफी से। नेक्स्ट, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? राज्य कौन सा काम नहीं करता है? 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो राज्य क्या काम नहीं करता, मतलब कौन सा कार्य उसे रिलेटेड नहीं है?
देखो उसका अधिग्रहण करने का काम करता है, जो उसके नियंत्रण स्वामित्व में नहीं है उसको अधिग्रहण करेगा, कब्जा करेगा उस पर। जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये बात भी ठीक है। जो कुछ संरक्षित किया है उसका प्रबलन करेगा, संचालन करेगा, ठीक है, यही बात ठीक है। केवल साम्राज्य निर्माण, ये उसका कोई काम नहीं है, मतलब कि ये इसका कार्य नहीं है, राज्य का कार्य नहीं है कि सिर्फ साम्राज्य निर्माण करेगा, कार्य ये है उसके एक राज्य के, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है अर्थशास्त्र को? क्या वो श्रुति है, स्मृति है, संहिता है, नीति शास्त्र क्या है? तो हम कहेंगे नीति शास्त्र है, ठीक है। तो क्या है? ये एक नीति शास्त्र है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में मिला था भाई, ठीक है। अगाना सूत्र किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से, समाज व्यवस्था में जातियों की उत्पत्ति से, धर्म की उत्पत्ति से, 6 मोड़ वाली, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो उसकी है, कौटिल्य की है, 6 मोड़ वाली 6 फोल्ड नीति जो उससे उसकी है ये तो, ठीक है। वैसे अगाना सूत्र जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड है, ठीक है, इसको याद रख लेना। और साथ में समाज व्यवस्था और उसके अंदर जो जातियां बनी है उससे रिलेटेड है, धर्म की उत्पत्ति से बिल्कुल नहीं है। तो 1 और 2 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट चलते, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया? आत्मसम्मान आंदोलन ने, या काशी पर गया हुआ था वो तब उसको बना दिया गया? काशी पे तीर्थ यात्रा की एक घटना हुई थी, उस पे वो पहुंचा था, उसको उसने जो नास्तिक बना दिया, क्योंकि जो है वो मंदिर में जा रहा था और वहां पे जो है कुछ लोग जो बाहर बैठ करके खाना खा रहे हैं और उनको उनकी जाति के कारण भेदभाव हुआ है और उनको बाहर बैठाया गया है। तो इसमें ये पेरियार भी जो है वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ इन लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा, इसलिए कहता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, भगवान को ठोकर मारिए और एक तरफ करिए, क्योंकि भगवान होता तो फिर इन लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता। तो इसका मतलब ये लोगों की बनाई व्यवस्था है, भगवान की बनाई व्यवस्था नहीं, और भगवान होता ही नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं कि भगवान ऐसी कोई व्यवस्था बनाएगा। तो काशी तीर्थ यात्रा की घटना जो है उसके कारण जो है ये नास्तिक बन गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक किताब है निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया? किसने किया था? ये मीनू मसानी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने गठन किया था। गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालक्रम में लगाना है, आपको ये कालक्रम में खुद लगाने हैं, ये कालक्रम में मैं लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिनिक्स सेटलमेंट, कोचरब सेवा आश्रम, टॉल्स्टॉय। मैंने कहा था ना पीछे भी कि आपको वो देखना है कि कौन सा आश्रम जो कब बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको खुद लगाने हैं कालक्रम में, कौन सा पहले कौन सा बाद में आता है। कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? क्या वो असमानता के ऊपर हमला करते हैं, प्रहार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पंचवाणी है, भक्ति है, सदगुण भक्ति का समर्थन, कौन सा है इनसे मतलब कि इससे रिलेटेड नहीं है? तो जो ये सगुण भक्ति है ये उससे के समर्थन नहीं, ये निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। तो हमने देखा भी था शुरुआत में क्वेश्चन आया था कि निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन है, कबीर है। तो यहाँ पे निर्गुण भक्ति से संबंधित है, सगुण भक्ति का समर्थन नहीं करते, ये असमानता पे प्रहार करते हैं। पंचवाणी इनके द्वारा है, भक्ति इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था? ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा, 1984 लगभग इसी में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। फिर 85 में इसको मनाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है, मतलब मनाने का निर्णय लिया 84 में और इसको 86 में हमने मनाना शुरू किया था, 85 भी नहीं है। इसके बाद किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, तो 1919 में ही देगा, उसके बाद क्यों देगा? इसके बाद जो है ये बताना आपको, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल और बर्नी, इसके इधर दिए हुए साल टैक्सेशन इन इंडिया, तो राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल। और इसके बाद वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण, बर्नी, फतवाई जानदारी, ठीक है। तो ये आपके जो हैं मिलान हो जाएंगे, इस तरीके से आपको 3 1 2 4 कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद का विरोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं। साम्यवाद का करते हैं? साम्यवाद का विरोध करते हैं। समाजवाद का करते हैं? नहीं, समाजवाद का नहीं करते। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उसका भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब 1 और 2 इन दोनों का विरोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब कि समाजवाद की तो बात करते ही हैं राम मनोहर लोहिया, ये बोलते हैं कि सोशलिज्म आना चाहिए, लेकिन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो है, सॉरी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। ये विचारधाराएं भारत के अंदर कामयाब नहीं हो सकती, किसी विशेष परिस्थितियों में बनी विचारधाराएं हैं, तो उन विशेष परिस्थितियों में ही इनको लागू किया जाएगा। भारत के अंदर जो है सोशलिज्म होगा, और इसलिए ये भारत के इस समाजवाद के लिए ये कहता है कि वाई सोशलिज्म, सोशलिज्म क्यों चाहिए, ठीक है। न्यू सोशलिज्म की बात कर रहा है ये, न्यू सोशलिज्म की, हमें नए समाजवाद को लेकर के आना है। वाई सोशलिज्म तो जयप्रकाश नारायण की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है।
ये देख लीजिए एक बार, 74 में आपको फिर से मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और ये एक और चीज, ये साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया जो है ना, ये इनकी थीसिस थी, थीसिस लिखी थी इन्होंने इस पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, और गांधी एंड गांधीजम, सावित्री ए लीजेंड ए सिंबल। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरविंदो की है। सी के साथ तो हम अरविंदो को जोड़ देंगे। ठीक है, और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, गांधी एंड गांधीजम, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। और इधर फिर जो राम मनोहर लोहिया और बी आर अम्बेडकर जो हैं, उनके साथ किताब जुड़नी रह जाती है। तो 76 क्वेश्चन में आपकी ये किताब जुड़ जाएगी। गांधी एंड सोशलिज्म जो है, ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। गांधी एंड गांधीजम जो, ये बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। ये ऐसे बनेंगे। ठीक है, इनको ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं एकात्मक मानववाद। एकात्मक मानववाद आप सभी जानते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात कौन करता है? दीनदयाल उपाध्याय इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या कहते हैं वो, कि इसका क्या मतलब है कि मानव जीवन अलग नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मानव जीवन अलग नहीं है, वो समाज में रहता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य। व्यक्ति जो है समाज और जो नेशन है, मतलब कि सोसाइटी और नेशन के उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सामंजस्य बनाने का काम करता है। तीसरा, व्यक्ति की आवश्यक एकता, मतलब कि व्यक्ति की आवश्यक एकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की लिए जरूरी है कि एकता होनी जरूरी है। राज्य राष्ट्र से उच्चतर है, कि स्टेट जो राज्य नेशन से ऊपर है, इस बात का समर्थन नहीं करता है एकात्मक मानववाद। तो ये तीन बातें जो, ये तीनों बातें आप ये भी जोड़ लेना कि ये दीनदयाल उपाध्याय ने कही है। ठीक है, इसके साथ जुड़ता है। इसके बाद जो है कौटिल्य द्वारा दी गई राज्यमंडल के सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां? तो 72 प्रकृतियां हैं। ठीक है, क्योंकि 12 तरीके के बताता है और 6 फोल्ड पॉलिसी लागू करता है, तो 12 6 72 हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये लागू होंगी। इसके बाद जो है आगे चलते हैं, कौन सी रचनाएं मोहम्मद इकबाल से संबंधित हैं? तो मोहम्मद इकबाल ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो तराना ए हिंद, ये भी इन्होंने लिखी। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये भी इनके द्वारा लिखी। द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। और बंगे दारा, ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो 1 2 4 ये हम मान लेंगे इनका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगनासुत क्या है? अगनासुत क्या है? दीघा निकाय का 27वां सूत्र, बौद्ध धर्म में दीघा निकाय है। इसके बाद है असरार ए खुदी की रचना किसने की? असरार ए खुदी, तो कौन आएंगे यहाँ पे? असरार ए खुदी। तो खुदी का कॉन्सेप्ट भी तो आप पता होगा आपको, किसने दिया था? खुदी का कॉन्सेप्ट मोहम्मद इकबाल का दिया हुआ है। तो खुदी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो असरार ए खुदी। ठीक है, पैन इस्लामिज्म की बात हो रही है। नीचे दिए गए 2 कथन है, इनको बताना। एक कथन है, एक कारण है। गांधी जी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। बात तो बिल्कुल सही है। गांधी जी के अकॉर्डिंग तो दोनों बातें सही है, इसका मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है? कौन से उससे संबंधित नहीं है? केसरी और मराठा तो दोनों इससे ही हैं। ठीक है, केसरी किस भाषा में लिखा गया था? मराठा में। मराठा किस भाषा में था? इंग्लिश में। ये सुधारक और हरिजन, ये हरिजन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, 1 और 2 ये इससे संबंधित है, और संबंधित नहीं है सुधारक और हरिजन। 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 इससे रिलेटेड नहीं है। गांधी किस चीज में विश्वास करते हैं? साध्य साधनों की उपयोगिता, मतलब साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है। मतलब कि जो साध्य होगा वो साधनों की क्या उपयोगिता, उसकी पुष्टि करता है। क्या इसमें विश्वास करते हैं ये? ठीक है, इसके अंदर तो नहीं करते। साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करेगा? नहीं। न तो साध्य साधनों की और न ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं। साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, ये बात इनकी सही है। दोनों ही आपको जस्टिफाइबल चाहिए। ठीक है, दोनों में जस्ट होना चाहिए। इसके बाद पंडित रामाबाई को किस कारण पंडिता रामाबाई की उपाधि दी गई थी? बिल्कुल हमने बिल्कुल पढ़ाया था आपको, संस्कृत विद्वान होने के कारण जो हो उनको ये उपाधि दी गई थी। वो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीचे 2 सूचियां दी हैं, इनको मिलाना हमें। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग बताने हैं, और मानव शरीर के अंगों से वो जोड़ता है। तो कैसे जोड़ता है इनको एक बार देख लीजिए। तो ये जोड़ता है, अमात्य क्या है? राज्य की आंखें हैं।
शुहद क्या है? राज्य के कान है। दुर्ग क्या है? दुर्ग जो हैं ये भुजाएं हैं। और कोस क्या है? ये इसका मुख है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 2 4 3 1, ये आंसर हो जाएगा। 2 4 3 1। तो ये याद रख लेनी है आपको कि कौटिल्य ने राज्य के अंग बताए हैं ये, और फिर मानव के अंगों के साथ इनकी तुलना की है। ठीक है। इसके बाद अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित क्रम में लगाना है। आप देख लीजिएगा कौन सी किताबें कब प्रकाशित होती हैं, आपको लगा देनी है। ठीक है। इसके बाद जो है, गांधी जी के अनुसार प्रबल अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है, व्यक्तियों का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये कारण बताया। देखो पहली चीज समझो, गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता, कि राज्य की जरूरत ही नहीं होती, राज्य का बल काम ही नहीं करता, ये बात हमें बतानी है। तो ये बात तो ठीक ही है कि राज्य का बल काम नहीं करेगा जब अराजकता होगी तो। ठीक है। और दूसरी बात जो है वो कि व्यक्तियों का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, कि व्यक्ति अपने ऊपर कंप्लीट नियंत्रण करते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये बात जो है इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती है, इसलिए हम ये कहेंगे दोनों बातें ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ तो व्याख्या ठीक दे रखी है मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा डाउटफुल रख लेना आप लोग, मैं ये चाहूंगा इसको एक बार चेक कर लेना। इसका हो भी सकता है कि इसकी व्याख्या कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, कि व्याख्या सही है या नहीं है, थोड़ा सा डाउट है मुझे यहाँ पे। ठीक है। एम एन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किसी रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक मानववाद, समाजवाद, नव मानववाद के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक मानववाद जो है अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नव मानववाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उल्ट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है? मोहनदास करमचंद गांधी के आने से पहले जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसको आम लोगों को आंदोलन नहीं माना, बल्कि ये कहा है कि किसी कुछ विशिष्ट वर्ग के लिए आंदोलन है। ये किसने कही है ये बात भारत के आंदोलन के बारे में? ये बात कौन एक्सप्लेन करता है, इस बात को देख लीजिए। तो ये एक व्यक्ति है रविंद्र कुमार, ये इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट जो है, कौटिल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, क्या ऐसा था? ये बात बिल्कुल ठीक है, सही नहीं बताना हमें इससे कौन सा रिलेटेड नहीं है कौटिल्य से। दूसरी बात, दूसरी कि उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था, ये भी बात ठीक है, मतलब ये भी कौटिल्य मानते हैं। उन्होंने नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया। नीति शास्त्र परंपरा की शुरुआत क्या कौटिल्य ने की है? उससे पहले नीति शास्त्र नहीं था, ये बात इनसे रिलेटेड नहीं लग रही है। अगली बात, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रणकारी जरूरत पर जोर दिया। सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रणकारी जरूरत पर जोर दिया, ये बात ठीक है। मतलब कि एक पावर को कंट्रोल करना, स्टेट को मजबूत करना, एक राजनीतिक कंट्रोल होना, ये बातें उन्होंने की, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब नीति शास्त्र की परंपरा उन्होंने नहीं शुरू की, ये उनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आपको फिर से मुझे मिलान करना है कि दृष्टिकोण की विश्वसनीयता। गांधी जी के ऊपर देखना है कि जिन्होंने, देखो गांधी जी को प्रभावित किया, उनको सुमेलित करना है कि गांधी जी को किन किन चीजों ने प्रभावित किया। कि दृष्टिकोण की विश्वसनीयता, वैष्णव धर्म, रस्किन और टॉल्स्टॉय, प्लेटो, ये चीजें आपको बतानी कि कौन सी चीजें किसको बता रही हैं। ठीक है। तो यहां पे मिलान करके देखिए, मिलान करके देखिए, दृष्टिकोण की विश्वसनीयता किसके साथ है? अहिंसा पे बल की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म से क्या बात आती है जुड़ करके? तो वैष्णव धर्म जुड़ जाता है इनका जैन धर्म के साथ में, वैष्णव धर्म का विचार जैन धर्म से प्रभावित है। रस्किन और टॉल्स्टॉय ये किसके साथ जुड़ते हैं? ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ आपका, ये टेबल गलत बना रखी है, मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा इसको ढंग से। हम इसको पलटी मारते हैं टेबल को। देखो इस जैन धर्म को आप एक काम करिए, यहां लिख लीजिए। ठीक है। और ये दृष्टिकोण की विश्वसनीयता जो है इसको यहां लिख लीजिए, उल्टा कर लीजिए इसको। ठीक है। और फिर साथ में लिखा हुआ है एक, बाकी तो ठीक है, बाकी सब ठीक है।
तो ये जैन धर्म जो है, ये जैन धर्म यहां आएगा, इसको लिख लो, गलत लिखा हुआ है ये थोड़ा सा, तो जैन धर्म को ठीक कर लेना। ये ऊपर ये 1 नंबर जो यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बदले, जैन धर्म से उसने क्या सीखा था, ये ध्यान करिए, जैन धर्म से उसने सीखा था अहिंसा, ठीक है। वैष्णव धर्म से वो क्या सीखता है, तो वैष्णव धर्म से वो सीखता है दृष्टिकोण में विश्वास करना। रस्किन और टोल्स्टॉय से वो क्या सीखता है, ये सीखता है औद्योगिक सभ्यता और निष्क्रिय प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। और प्लेटो से क्या सीखता है, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। ये सब चीजें ऐसे बनेगा ये पूरा का पूरा। इस टेबल को ठीक कर लेना है, ये गलत टेबल बनी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। देखो गांधी जी के बारे में, तो इसको ठीक करना इसलिए कह रहा हूं कि पेपर में आने की संभावना है। जैन धर्म को यहाँ पे लिखो, दृष्टिकोण की विश्वसनीयता को यहाँ पे लिखिए, उसके बाद मिलान करिए, फिर मैंने जो बताया उसके तरीके से देख लीजिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था। कर्मयोगी और धर्म श्री अरविंदो जी का नाम आता है, याद रखिएगा, ये पत्रिकाएं उनकी हैं, पेपर में आएंगी इस तरीके की चीजें। एमिन रॉय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। एमिन रॉय ने मार्क्स की जो भौतिकवादी व्याख्या उसको नहीं स्वीकार किया, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उन्होंने निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, क्योंकि इसमें क्या था, निर्धारणवाद और आदर्शवाद जो वो दिखाई दे रहे थे, इसलिए इसने भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। और बात दोनों ठीक है, व्याख्या भी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति को अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वतंत्रोत्तर संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया है, यानी कि भारत के लिए किसने कहा है, तो मेरे हिसाब से मॉरिस जोन्स ही ठीक होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है, दार्शनिक रूप से अराजकतावादी, ठीक है। ये कथन किसका, कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। मतलब कि मैकियावेली का प्रिंस वो ठीक है, मैकियावेली का प्रिंस ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो वो थोड़ा सा उग्र है, वो ज्यादा उग्र है। ये बात कौन कहता है, इस बात को देख लीजिए एक बार। मैक्स वेबर के बारे में ये बात की है, मैक्स वेबर ने इस बारे में बात की है। इसके बाद जो है दो कथन और कारण दोनों थी। गांधी जी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे, भाई ये मटेरियलिज्म के आलोचक हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और वे विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। क्या वो विशेष रूप से पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसने भारत के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा इससे। कारण देते हैं उसका, क्योंकि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। दोनों बातें ठीक है और स्पष्टीकरण सही आ रहा है कि मूल्य नष्ट हो रहे हैं इससे, ठीक है। 99 पे चलते हैं। रॉय और लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द घूमती है, रॉय और लेनिन की बहस तो सबको पता है, कॉलोनियल क्वेश्चन था उनके बीच में। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि मेरे लिए आचार नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद हैं, धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। यानी कि मेरे लिए आचार नैतिकता और धर्म विनिमय पद हैं, ठीक है, धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो कौन ये बात बोलता है, तो ये बात जो है एक ही व्यक्ति बोलेगा, महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, हम वो भी देखते हैं, चलते रहेंगे ऐसे ही। बहुत पेज है भाई, देखो 49 पे पहुंचे, 87 पेज हैं, बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। श्री अरविंद की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए, इसको आपको खुद लगाना है, इनकी किताबों का कालक्रम क्या है। अरविंदो घोष की लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, एस जॉन गीता, और सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ये इनकी किताबें हैं, आपको क्रम वाइज लगानी। एक दो चीजें और देख लेते हैं। कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, बिल्कुल, उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। ये बात ठीक है, मुझे तो लग रहा है दोनों बातें ठीक हैं, और ये इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है कि मजबूत शासक तभी होगा कि जब वो अराजकता के खतरे को भांप सकता है और उसको देख सकता है और उसको खत्म कर सकता है। फिर एमिन रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, एमिन रॉय के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया था, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भारत के लिए संविधान की जो रिकमेंडेशन दी थी। संप्रभुत्व शक्ति जनता में नहीं तो होनी चाहिए, जनता में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। गांव कस्बों तथा शहरों में जन समितियों का गठन हो, ये भी बात इनसे रिलेटेड है।
वे संगठन इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कहते हैं कि जो संगठन की इकाई है, संगठक जो इकाई है एक राज्य की, वो अलग हो सकती हैं, उनका अधिकार रहेगा। तो इसका मतलब ये बात इनके साथ नहीं जुड़ती यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से बेहतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूं जो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। ये किसकी बात है? कितनी बेहतरीन बात बोली गई है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें महात्मा गांधी यहाँ पे जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो है, मैजनी और श्री अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी, क्योंकि दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और नैतिकता को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, स्पष्टीकरण भी ठीक है। मैजनी और अरविंद के विचार बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं और दोनों ये मानते कि ईश्वर में आस्था जो है वो एक नैतिकता का आधार बनाती है और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं कर सकते हम, कि किसी भी पॉलिटिक्स को जो है वो मोरल एथिक्स जो है उससे अलग कर दिया जाए, नहीं हो सकते। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों की बात की है, कि सरकारी धन को गबन करने के कितने तरीके वो सुझाते हैं, इस बारे में देखिए लगभग 40 तरीके वो सुझाते हैं कि 40 तरीकों से करप्शन किया जा सकता है। गांधी जी की सर्वोदय उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना, कौन सा गांधी जी के सर्वोदय के उदाहरण के संदर्भ में सही है? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना, ये बात ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग, ये तो यूटिलिटेरियनिज्म की बात आ जाएगी। बहुमत दल की सरकार होना, नहीं ये भी नहीं कहते वो। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का, मतलब सर्वोदय की बात हो रही है। तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे ये बात ठीक जम रही है। बिल फिर भी थोड़ा सा आपको क्रॉस बता देता हूं इसका। समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं, तो इसकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन देखना पड़ेगा। ये ठीक है, बिल्कुल है हमारी बात। तो निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? स्वामी, वर्ण व्यवस्था, अमात्य, दंड। तो वर्ण व्यवस्था नहीं है, उसके राज्य का अंग नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था है। स्वामी, अमात्य, दंड ये तो हैं ही उसके अंदर। इसके बाद है, गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध के समान नहीं है। सत्याग्रह जो है वो निष्क्रिय प्रतिरोध के समान नहीं है, ये बात ठीक है, क्योंकि सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई करना है। भाई सत्याग्रह का मतलब ये है, इसीलिए वो जो है सत्याग्रह जो वो निष्क्रिय प्रतिरोध के समान नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है, स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो किसने नारा दिया, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, ये कौन बात करता है? अगर हमें कोई नियंत्रण नहीं देगा तो हम उसको सहयोग भी नहीं करेंगे। कौन कहता है? अरविंदो घोष इस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है? धर्म में जो है भक्ति करना आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। कौन कहता है कि भी अगर राजनीति में आप भक्ति और वीर पूजा लाओगे तो ये संभावित तानाशाही के लिए, यानी कि तानाशाही लेकर के आओगे, आप किसके भक्त बनोगे? तो राजनीति में आप भक्त नहीं बन सकते। अगर भक्त बन गए तो फिर वो तानाशाह बन करके रहती हैं वो चीजें। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। किसने कहा कि इसलिए ब्रूटस की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघन्य न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स वन का सिर कटवा देना न्यायोचित है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट टर्म है। किसने कहा था ये बात? ये पूरा का पूरा कोटेशन है, वीडी सावरकर कहते हैं। इसके बाद जो, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं, एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। ये कथन किसका है? अंबेडकर? मेरे हिसाब से तो अंबेडकर ही है, अंबेडकर ही ये बात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बना दिया? ये बात कौन बोलता है? R.R. दिवाकर नाम के एक व्यक्ति हैं जो स्कॉलर हैं इंडियन पॉलिटी के, उन्होंने ये बात की। निम्नलिखित में से किस देश में नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य मानवेंद्रनाथ रॉय के रूप में जाने गए? USA के अंदर पहुंचे थे तब इनको जाना गया। निम्नलिखित में से किसने कहा जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और सनातन धर्म की सरल कर्तव्यों का बोध कराया? ये बात किसकी है?
ये भी जो है हम अरविंदो घोष की बात है। ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी पर लिखी गई निम्नलिखित पुस्तकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महात्मा गांधी पे किताबें लिखी गई है, रिसर्च एटनबरो इन सर्च ऑफ गांधी। आपको इसको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, आप खुद देखिएगा इस चीज के बारे में। किताबें आपके सामने एक बार फिर से कर देता हूँ, आराम से रोक करके वीडियो को आराम से देखिए और इसको बताइए कहाँ से ये कौन सी किताब है। इसके बाद तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तिलक ने कौन सी किताब है? द ओरियन, आर्किटेक्ट होमिन वेदास, गीता रहस्य, लाइफ डिवाइन। कौन सी नहीं बताना है आपको यहाँ पे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे इसके अंदर, कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। 108, ठीक है, बताइए कौन सी नहीं है। तो लाइफ डिवाइन इनकी नहीं है, लाइफ डिवाइन तो है ही नहीं इनकी, तो ये किसकी किताब लाइफ डिवाइन? अरविंदो घोष की। ठीक है, इसके बाद सावित्री के लेखक कौन है? श्री अरविंदो जी। इसके बाद एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है, ये किसने कहा है? अगर प्रभु प्रवेश कर जाए तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है, ये बात किसने कही है? तो ये बात बोलता है एम एन रॉय, कि प्रभु को आना ही नहीं चाहिए, ये बात बोलता है। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है, तो कौटिल्य के रूप दर्शक कौन है? रूप दर्शक, रूप दर्शक कौटिल्य किसको बोलते थे? उस समय की टर्म्स, ब्यूटिशियन सुंदर रूप देने वाला, मजिस्ट्रेट सिक्कों का निरीक्षण करने वाला, जमींदार, तो इसका आंसर सिक्कों का निरीक्षण करने वाला, यानी कि सिक्कों का निरीक्षण करने वाला कौन है? रूप दर्शक की अवधारणा यहाँ से आती है। दक्षिण अफ्रीका के स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? कहां पे? तो सब जानते हैं, जोहान्सबर्ग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा था? तो इंडियन कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। इसका नाम याद रखिएगा इस तरीके का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। समाज की राजनीति को दो सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, दूसरों को सौ मानकर और मानकर उनके साथ व्यवहार करो और अन्य जरूरत व्यक्तियों को सहायता करो। ये कथन किसका है? तो ये कथन आएगा अरविंदो घोष का। एम एन रॉय की गतिविधियों घटनाओं को आरोही क्रम में लगाना है। एम एन रॉय की ये घटनाएं हैं, आपको आरोही क्रम में खुद लगानी पड़ेंगी, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। बल्कि आप जब देखेंगे तो कोमिंगतोंग से इसका निष्कासन होता है यहाँ पे पहले। ठीक है, और उसके बाद जो है ये साप्ताहिक पत्रिका द इंडिपेंडेंट इंडिया निकालते हैं, और उसके बाद जो है उग्रवादी कांग्रेसियों की लीग गठित करते हैं, फिर भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी इनकी, इसको देख लेना। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? कौटिल्य के अनुसार तो व्यक्तिगता का कर्तव्यों के साथ विलय करना है, कि भाई अपनी पर्सनैलिटी को जो है अपने कर्तव्यों के साथ में जोड़ देना है। आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना है, ये भी बात ठीक है। अनुशासन भी आना चाहिए और आचार संहिता भी होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट भी चलना चाहिए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है, ये भी बात ठीक है। बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना है, नहीं ये बात ठीक नहीं है। इनकी 1 2 3 ये तीनों बातें ठीक हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? व्यापारी का केस लड़ने के लिए गए थे, सबको पता है, एक गुजरात का व्यापारी था। मैक्सिकन सोशलिस्ट पार्टी वर्कर्स, मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, किसने स्थापना की थी इसकी? एम एन रॉय गए थे, एम एन रॉय ने स्थापना की थी। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति किसे कहा? तो उन्होंने कहा अरविंदो घोष को। जहां तक अरविंदो के विश्वास का संबंध है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? अरविंदो का विश्वास किसके साथ सही है? विश्वास है कि उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है, जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। उनका संकल्प है कि वे ईश्वर के नाम का जाप नहीं करेंगे, जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध करेंगे, ये भी उनकी बात ठीक है। उनकी दृढ़ धारणा थी कि वे देश को एक जड़ वस्तु की नहीं बल्कि भारत माता मानते हैं, ये बात भी उनकी ठीक है, यानी कि सारी बातें ठीक है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित से किसने ये कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। इसका मतलब ये महात्मा गांधी जी मिलने चाहिए यहाँ पे, एम के गांधी आ गए तो एम के गांधी को ही लगा दीजिए, यही ठीक है। यह कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। मतलब कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है कि जो हमें ये सिखाती है, सीख देती है कि राजा जनता के लिए, राजा जनता के लिए काम करेगा, जनता राजा के लिए नहीं।
तो ये बात कौन बोलता है? ठीक है, ये बात बोलते हैं दादा भाई नारोजी। देखो ऐसे पर्सन आ जाते हैं, ये बार बार नहीं आते लेकिन आ जाते हैं बहुत बार। किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, एम एन रॉय का नाम आएगा। रेडिकल तो वही थे थोड़े से। ठीक है, इसके बाद जो है निम्नलिखित कौन सी कृति अरविंदो घोष द्वारा रचित नहीं है? अरविंदो घोष ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? लाइफ डिवाइन तो उनके द्वारा लिखी गई है, ऐसी जोन गीता भी उनके द्वारा लिखी गई है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी उनके द्वारा, योग कंसेप्ट प्रैक्टिस ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, योग कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ये भी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके बाद जो महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है, ये आपको खुद देखनी है कौन सी घटना कब घटती है, एक बार चेक कर लेना अपने आप। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक उदार विकल्प के रूप में माना? बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक उदार, तो बी आर अम्बेडकर जी होंगे तो वही मानेंगे इस चीज को। ठीक है, वही बताएंगे इस बारे में तो बात। निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी सामूहिक अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, मतलब कि अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्ष व्यक्तियों के बीच संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी सामूहिक, ये बात किसने कही है? तो एम एन रॉय इस बारे में बात करते हैं। सावरकर के अनुसार कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? सावरकर किन 3 बंधनों को जोड़ता है कि जिसके साथ हिंदू जो आपस में जोड़ते हैं? एक तो उनका क्षेत्र प्रदेश, उनकी प्रजाति और संस्कृति, ये तीनें जोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको जोड़ लेनी है, आपस में मिलानी है। सावरकर, एम एन रॉय, अरविंदो घोष और जयप्रकाश नारायण जो है, इसके साथ इनको जोड़ना है। आपको देखना है कि जैसे सावरकर क्या बात करते हैं, समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण, ये बात जुड़ेगी। इसके बाद एम एन रॉय कानपुर षड्यंत्र केस में फंसे थे। अरविंदो घोष लोड्स एंड डेगर्स नामक गुप्त संस्था से संबंधित। जयप्रकाश नारायण ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ऐसे बाद कौन सी पुस्तक श्री एम एन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? एम एन रॉय ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? एम एन रॉय ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये तो लिखी है, गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म ये भी लिखी है, रीजन रोमांटिसिज्म रेवोल्यूशन ये भी लिखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू ह्यूमनिज्म इन्होंने नहीं लिखी है, रेडिकल ह्यूमनिज्म लिखी है इन्होंने। ठीक है, रेडिकल ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म नहीं है ये। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, निम्नलिखित में से किसमें से थी? मतलब कि किसने लिखी थी, कौन सी किताब थी जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है? ये डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, प्लेटो के डायलॉग को इसने गुजराती में ट्रांसलेट किया। मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है। मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है, ये क्या है बताइए, किसका ये कथन? ये एम एन रॉय, मानव स्वभाव। इसके बाद अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं? किसके लिए विख्यात हैं? तो अरविंदो ने कौन सी किताब लिखी? इनमें से किताब ही पूछ रखी है, लाइफ डिवाइन के बारे में। दलित उत्थान के लिए अम्बेडकर जी हैं, सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी हैं, द्रविड़ के लिए पेरियार हैं। दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और बताना कि 2 बातें हैं कि अम्बेडकर दलित वर्ग को अलग निर्वाचन वर्ग मानने के पक्षधर थे, बिल्कुल डिप्रेस्ड क्लास को अलग निर्वाचन वर्ग मानते थे। वे गांधी जी से सहमत थे, सहमत नहीं थे भाई बिल्कुल भी, यानी कि एक ही बात ठीक है, ए सही है आर गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है ये कोई सूची दी गई है, इस सूची को मिलाइए। तो 20वीं शताब्दी जैकबिनिजियन स्वैच्छिक निर्धनता, मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, विकास का एकीकृत सिद्धांत, गांधी जी, अरविंद, अम्बेडकर, एम एन रॉय। तो हिंदू के रूप में जन्म तो अम्बेडकर ने लिया लेकिन मरेगा नहीं। ठीक है, तो इसको तो जोड़ लो, यहीं पे जुड़ गया। अब एम एन रॉय जो 20वीं शताब्दी जैकबिनिजियन, एम एन रॉय जैकबिनिजियन। और इसके बाद जो है ये स्वैच्छिक निर्धनता, गांधी जी ने ही स्वैच्छिक निर्धनता अपनाई थी, एक ही बच गया। विकास का एकीकृत सिद्धांत अरविंदो घोष के साथ में। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ करके देख लेना। नेक्स्ट, गांधी जी ने
अपने विचारों की व्याख्या की किस रूप में की है, भाई ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है दार्शनिक राजकतावादी के रूप में। इसके बाद निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, आपको ये सब लगाने हैं। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय आते हैं, उसके बाद जो सर सैयद अहमद खान आते हैं, और उसके बाद जो हैं बाल गंगाधर तिलक और फिर रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनका कालक्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंद स्वराज निम्नलिखित का समर्थन करता है। हिंद स्वराज किस चीज का समर्थन करता है? हिंद स्वराज बिस्मार्क का जो जर्मनी था उसका समर्थन करता है। ठीक है, तो लगभग 148 क्वेश्चन हमने किए हैं और इनको ध्यान रख लेना, बहुत ही ज्यादा एक जरूरत के हिसाब से हमने चीजें देखी। ये नीचे कुछ हाँ, ये सॉल्यूशन दे रखे हैं नीचे हमने सारे के सारे एक एक करके। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, मात्र कुछ लोग बचे हुए हैं क्लास में, ज़्यादा हैं भी नहीं। ठीक है, सब आंसर दे भी रहे थे साथ के साथ कुछ लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से अच्छे से आप लोगों ने सुना है, ढंग से देखा है। तो हमने लगभग सवा घंटे के लगभग ये क्लास की और सवा घंटे में हमने हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनको सोल्व करने के बाद जो है हम देखते हैं कि अब कल क्या करेंगे। तो कल देखेंगे, कल के बारे में देखते हैं कल क्या सोचना है। लगभग 7-6 बच्चे हैं भाई क्लास में, साक्षी, अनीता, प्रियंका, सुमित, पंकज, अजय, ये 7 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, और नए टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपका टेस्ट होने वाला है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसको पढ़ लीजिएगा। वो शायद कल शाम तक वो टेस्ट दोपहर तक डल जाएगा कल। ठीक है, दोपहर तक वो टेस्ट डाल देंगे हम, उसको फिर आपको देना है, फिर उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।